नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। और आज हमारे साथ हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन प्रोफेसर शिरीष मेहरोत्रा जी। सर वेलकम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोरोना चल रहा है और पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी फील्ड्स में लोगों को दिक्कत आ रही है और वो जो है फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऑफ कोर्स वकील को भी आ रही हैं। तो इसके लिए जो आपके बार काउंसिल ने जो यहाँ पर सहायता राशि दी है, क्या आपको लगता है वो काफ़ी है, उसको और बढ़ानी नहीं चाहिए? देखिए, मैं ये आपको बताऊं कि बार काउंसिल ऑफ यूपी का अपना बजट, सालाना बजट 12 से 15 करोड़ का होता है और हमने 16 करोड़ की कोरोना ग्रांट बांटी है। यानी साल भर का पूरा बजट भी अगर हम इसमें दे देते तो उससे ज़्यादा हमने ग्रांट बांटी है। और हमने 11 करोड़ की ग्रांट सीधे डायरेक्ट बार एसोसिएशन के थ्रू साथियों को दी है और 4 करोड़ की हमने मेडिकल एड ग्रांट बांटी है। और इसमें वो रकम अगर शामिल कर लें जो डेथ क्लेम्स के रूप में दी है तो ये रकम कई गुना बढ़ जाती है। परंतु ये मैं आपको बता दूं, ये छोटी या बड़ी, आप इससे आकलन करिए कि इसमें एक भी रुपया हमें राज्य सरकार से नहीं मिला है। ये सारा पैसा हम लोगों ने खुद अपने फंड से निकाला है या जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याणकारी न्यासी समिति, उससे पैसा दिया है। तो निश्चित रूप से आपकी बात का जवाब देता हूं कि हाँ, मुझे लगता है कि बार काउंसिल जितना कर सकती थी उससे ज़्यादा उसने कोरोना से निपटने में साथियों की मदद करने का प्रयास किया है। जी, आपके बार की तरफ से वकीलों के लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं, जैसे मेडिकल होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, आवासीय योजना होती है या पेंशन होती है, तो ऐसी कोई योजनाएं हैं आपकी बार की तरफ से? ये बहुत ही उचित और रेलिवेंट सवाल है। मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में जो हम योजनाएं लागू सभी अधिवक्ताओं के ऊपर करते हैं वो देश भर की सभी योजनाओं में सबसे बेहतरीन है। हमारी 2 तरीके की योजनाएं हैं। एक वो जो ऑटोमेटिकली इप्सो फैक्टो जैसे ही कोई एडवोकेट बनता है, रजिस्टर होता है, तो उसके ऊपर लागू हो जाती हैं, जिसमें मेडिकल एड देना 25,000 रुपये की, जिसमें डेथ क्लेम की धनराशि देना 5 लाख रुपए की या 1.5 लाख रुपए की उम्र के हिसाब से, जिसमें कि उनको और अन्य सुविधाएं देना शामिल है। हम समय समय पर ई लाइब्रेरीज या लाइब्रेरी भी देते हैं बार एसोसिएशंस को। साथ ही इस बार हमने 11 करोड़ की डायरेक्ट ग्रांट अधिवक्ताओं के लिए पूरे प्रदेश में एसोसिएशंस के थ्रू बांटी है। दूसरी तरीके की जो योजना है उसमें आपको थोड़ा सा अंशदान अलग से देना पड़ेगा और उस योजना में अभी तक 1.5 लाख रुपए की एक प्रोविडेंट फंड सरी की योजना थी। उसको मुझे बताते हुए बड़ा गर्व का विषय है और आभार प्रकट करता हूँ राज्य सरकार का कि उन्होंने उसको 3 गुने से ज़्यादा करके 1.5 से 5 लाख रुपए करने के लिए 90 करोड़ का प्रावधानित किया है। जी, एक आप एक कल्याण निधि योजना भी है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने पता किया है यहाँ पर, तो उसके बारे में जाना था। उसकी एज लिमिट क्या है और वो है क्या योजना? देखिए, यही वो योजना है जिसमें साथियों को अलग से कुछ पैसा देना पड़ता है। उस योजना में पैसा जो फंडिंग है वो 10 रुपये का एक कल्याणकारी टिकट लगता है हर केस में पूरे प्रदेश में। उससे उसकी फंडिंग होती है 2/3 और 1/3 फंडिंग उसकी शासन के द्वारा जब पैसा दिया जाता है 50, जैसे पिछली सरकार में हमें 200 करोड़ रुपया मिला, इस सरकार ने भी हमें काफ़ी बड़ी धनराशि दी है। उस पैसे को कंसोलिडेटेड फंड में तब्दील करके उसके इंटरेस्ट से हम ये पैसा देते हैं और उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याणकारी न्यासी समिति के नाम से ये स्कीम चलती है, जिसमें प्रदेश के लीगल सचिव जो हैं, लॉ सचिव, वो सचिव हैं, प्रदेश के महाधिवक्ता उसमें अध्यक्ष हैं और उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चेयरमैन होने के नाते मैं पदेन सदस्य हूँ। जी, ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो तो पास होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है, इसलिए वो जारी किए जाते हैं ऑर्डिनेंसेस। ऐसे न जाने कितने ऑर्डिनेंसेस हैं जो जारी किए जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो एक्ट नहीं बन पा रहे या नोटिफाई नहीं किया जा रहा। ऐसे ही एक आपका ऑर्डिनेंस है द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेंडेंसी ऑर्डिनेंस 2021, जो कि 2 बार जारी हो चुका है पर अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया गया। ऐसा क्यों? मैडम, ऐसा है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस बिल के खिलाफ अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। हम आपको बता दें कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 में लिखा है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाएगा और ये जुडिशल पावर्स अगर हम एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव उस तरीके से नेचुरल जस्टिस को एम्प्लॉय करने के लिए सशक्त नहीं है और ना ही उनको उस तरीके की ट्रेनिंग है। तो अगर ये ताकतें हम एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र करेंगे जुडिशरी से लेके, तब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो प्रदेश के अधिवक्ताओं की नुमाइंदगी करती है इस सुनिश्चित मत की है और हमने इस बारे में रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि इससे भीषण विसंगतियाँ पैदा होगी और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इसका डटकर
विरोध करती है। यानी कि आप प्रेशर बनाए हुए हैं उनके ऊपर। बिल्कुल, हमारा ये बिल्कुल निश्चित अभिमत है कि ये एक्ट पारित नहीं होना चाहिए। जी जी जी। पर ऐसे ही कितने 3 करोड़ लगभग केसेस जो हमने रिसर्च की है, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्टेड, तो 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिसमें ज़्यादातर जो केसेस है, ज़्यादा परसेंटेज जो केसेस हैं वो यही केसेस हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स के लेके। तो आपको नहीं लगता अगर ये जो है एक्ट बन जाए और नोटिफाई हो जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी? मैडम देखिए, ये मैं आपकी निश्चित अभिमत का हूँ कि ये एक ऐसा सेक्शन है टेनेंसी एक्ट का, ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये लीगल प्रॉब्लम के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, और इसमें एक हमें बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है टेनेंट के बीच में और लैंडलॉर्ड के बीच में। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपके पास सड़क उतनी है और उसमें गाड़ियाँ बढ़ती चली जाएँ तो जाम अपने आप लगेगा। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार को जजेस की नियुक्तियां ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा कोर्टें जो हैं वो जो खाली रहती हैं, ज़्यादा कोर्टों में जजेस की ज़्यादा वो हो, और तभी हम बैकलॉग या एरियर को पूरा कर सकते हैं। वरना ये सारे कृत्रिम उपाय हैं कि आप ट्रिब्यूनल में भेज दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बार कौंसिल इस निश्चित अभिमत की है कि इन चीज़ों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जजेस की नियुक्ति में सरकार त्वरित और ज़्यादा बड़ा बजट जारी करे, ये ज़रूरी है। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, आप जब यहाँ अलीगढ़ आए तो बारिश हो रही थी और आपने बाहर देखा कोर्ट के बाहर ही एक गेट में, तो क्योंकि जजेस होते हैं तो जजेस तो आ जाते हैं सीधे गाड़ियों से अंदर, पर आप देख रहे होंगे गेट के बाहर स्विमिंग पूल से बने हुए हैं। तो जब जितने भी वकील होते हैं उनको ये तो जंप कूद काट के आना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आना पड़ता है। पार्किंग को लेके बड़ी प्रॉब्लम है। पार्किंग आप बाहर देख रहे हैं पूरा एंक्रोच करी हुई है सड़क, जिसके चलते इतना ट्रैफिक हमेशा लगा रहता है। इवन जो उनकी गाड़ियाँ, जो स्कूटर 2 व्हीलर्स हैं स्पेशली, वो सबके सब जो है पानी में डूबे रहते हैं आधे आधे, और वहीं से वकीलों को निकालना पड़ता है। और ऐसी बेसिक एमिनिटीज़ यहाँ कोर्ट के अंदर भी नहीं नज़र आती हैं, जितना हम अपना रिसर्च कर पाए, जितना हम देख पाए, चैम्बर्स को लेके हो या टॉयलेट्स को लेके हो या फिर यहाँ की साफ़ सफाई को लेके हो। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जी ने पहले स्वच्छता पे जोर दिया है, इसके बावजूद भी कोर्ट में कोई भी ऐसी साफ़ सफाई बैठने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, या क्या आपका बार काउंसिल जो है उसने कोई रणनीति ऐसी बनाई है? देखिए, बार काउंसिल का ऐसा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आज भी प्रदेश में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर एडवोकेट्स को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है। उनके बैठने की व्यवस्था करना ठीक तरीके से, उनके लिए पक्के चैम्बर का निर्माण करना, या जो आने जाने की आपने पार्किंग की जो बात कही, इस पर कई सारी रूलिंग्स भी हैं। हाईकोर्ट ने भी इन समस्याओं को बड़ा गंभीर माना और ये माना है कि इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि जब तक कि ये सारी दुविधाएं या ये सारी विसंगतियां दूर नहीं हो जाती हैं, तब तक अधिवक्ताओं को भले ही कोर्ट कैंपस के अंदर भी, जब तक कि वो सुरक्षा की दृष्टि से नुकसान देना हो, तब तक साथियों को यहाँ बैठने का इंतजाम कर देना चाहिए। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कुछ ऐसी रूलिंग्स अभी आई है कि जहाँ पर साथियों का जो रोल है कैंपस के अंदर, उसको लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए गए। मेरा ये मानना है कि जब तक कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ना कर दिए जाएँ, तब तक उन साथी अधिवक्ताओं को चैम्बर में अंदर बैठने के लिए ज़्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए हैं। जब ये सुविधाएं शासन प्राप्त जब करा दे, लागू करा दे, तब जरूर सख्ती की जाती है। बट हाँ, अगर ये सुरक्षा में अगर कहीं विघ्न डाल नहीं है, तब मैं समझता हूँ कि बार और बेंच को साथ में बैठकर इन समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। परंतु फिर भी ये इसमें कोई भी डिनाइंग द फैक्ट नहीं है कि कोर्ट कैंपस के साथ जो सिविल एमिनिटीज़ हैं या जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, वो शायद वो न्याय नहीं करती हैं जो कि अपेक्षित है। जी बिल्कुल। वकील हो या फिर आपकी जुडिशरी में हो, कहते हैं कि ये ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, तो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट में उनको एक एमिनिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सही बात की। थैंक यू सो मच।